नीरज, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सीटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती है इस गठबंधन में। खास तौर पे लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद एक और समस्या खड़ी हो गई है। और दोनों जो घटक हैं, वो जिस तरह से बढ़ चढ़ के दावे कर रहे हैं। हालांकि अजित पवार बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं, कई विधायक छोड़ने के लिए वापस जाने की तैयारी में भी है, ये खबरें भी आ रही हैं। लेकिन अगर इस तरह से माहौल बन रहा है चुनाव के पहले, और बीजेपी के अंदर भी खतबताहट है, क्योंकि अगर इन्हें इस पैमाने पर सीट देनी पड़ी साथ रखने के लिए, तो वहां भी बगावत की स्थिति बनेगी। देखिए, अजीत पवार को तो 3-3.5% वोट मिले थे। और इस बार अगर जो सीटों का जो होगा बंटवारा होगा, तो पहली बात ये देखी जाती है आमतौर पर कि आपके साथ जो एमएलए हैं, जो विनिंग एमएलए हैं, उनको वो सीट दे दी जाए, या अगर उस एमएलए को सीट ना दी जाए तो उस पार्टी को सीट दी जाए। तो एनसीपी के मेरे 56 एमएलए थे, 54 या ऐसे कुछ 54 एमएलए थे। तो तो अब 54 में से कितने हैं? मेरे ख्याल से 40 के आसपास अगर अजीत पवार के साथ हैं और अगर उसके साथ रहेंगे, तो एक नेचुरल जस्टिस ये कहती है कि आपको 40 के आसपास सीटें दे देनी चाहिए। लेकिन चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि पब्लिक जो है, जो एनसीपी का सपोर्टर है, वो शरद पवार को ही असली एनसीपी मानता है। तो एक तरह से अगर आप इसको 54 में से 40 एमएलए को अगर सीट दे देते हैं, तो आप 40 में समझिए कि 30 सीटें आप लूज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खास करके अजीत पवार गुट के सामने। तो अजीत पवार गुट के साथ बीजेपी के साथ कुछ हो सकता है, खटपट हो सकती है। शिंदे के साथ स्थिति थोड़ी सी अलग है। शिंदे चूंकि 13% वोट लेके आए हैं, हालांकि उद्धव ठाकरे को और ज्यादा मिले हैं, 17% मिले, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सीटें भी ज्यादा खड़ी हुई, 21 सीटों पर खड़े हुए थे। तो इस बार की लड़ाई हम कर सकते हैं कि शिवसेना में दोनों की बराबर बराबर की लड़ाई हुई है। अब वहां पर भी झगड़ा होगा। 56 सीटें अगर शिवसेना ने पिछली बार जीती थी, जो तो अब 56 सीटों पर दावा होगा। लेकिन जितने एमएलए मेरे ख्याल से उसमें भी शायद 40 के आसपास एमएलए हैं उनके साथ, तो 40 सीटें आपको देनी ही देनी है शिवसेना को। वहां पर शायद उसमें से हो सकता है 30 जीत जाए, 20 जीत जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो हमको समझनी चाहिए, जो लोकसभा और विधानसभा में जो अंतर होता है। मैंने आज ही स्टडी की, 2019 के जो चुनाव हुए उसमें शिवसेना और बीजेपी साथ हम जानते हैं। तो उस समय बीजेपी और शिवसेना को मिलकर 51% वोट मिले थे लोकसभा में। ध्यान दीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में 51% वोट मिले थे, और जो 2-4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते तो वो हो जाते 41%। 10% वोट माइनस हो जाते हैं। अगर इस बार भी वो हुआ, तो भले ही कि तो ये बीजेपी जब सीटें देगी, बीजेपी के दो लक्ष्य हो सकते हैं। एक तो वो जानती है कि मैं अकेले बल पे तो जीत नहीं सकती, उसको शिंदे गुट को रखना पड़ेगा। अजीत पवार को भले छोड़ दे, शिंदे गुट को रखना पड़ेगा। नहीं तो बीजेपी का मैक्सिमम वोट परसेंटेज महाराष्ट्र में 28% के आसपास रहा है। ये समझ लीजिए, 28% ज्यादा कभी नहीं रहा, चाहे पुलवामा हुआ चाहे कुछ भी हुआ। तो अगर अकेले लड़ेगी तो 28% में कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। तो उसे शिंदे को साथ रखना, मतलब शिंदे को बनाए रखना पड़ेगा। अजीत पवार 3% लेके कुछ भी, कोई ज्यादा हो 3% कम ही होगा, जबकि एक मैसेज चला गया है। तो मुझे लगता है शिंदे गुट जो है वो अपना बार्गेन कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मेरे साथ नहीं, मैं अगर साथ नहीं रहा, ये भी है कि शिंदे अलग रहा तो शिंदे भी नष्ट हो जाएगा। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बीजेपी को पता है अगर मैं अकेले लड़ी तो मैं नष्ट हो जाऊंगी, मुझे 20-30 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगा। शिंदे समझते कि हम अलग लड़े तो हम भी नष्ट हो जाएंगे और विकास अघाड़ी जीत जाएगी। तो मुझे लगता है इन दोनों के बीच तालमेल हो जाएगा, और शायद शिंदे गुट की जो मांग है 80-90 सीट वो मिल जाए। क्योंकि पिछली बार हमने देखा, पिछली बार शिवसेना को करीब 125 सीटें दी थी बीजेपी ने। बीजेपी करीब 150 सीटों पर लड़ी थी और 125 से शिवसेना को दी थी। अब इस शिंदे शिवसेना के पास सिंबल भी है, तो 125 ना सही 100 सीट दे देगी। तो मुझे लगता है कि शिंदे गुट का जो दावा है वो तो मान लिया जाएगा, अजीत पवार का दावा नहीं मान जाएगा।